हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। जैसा आपको पता है कि हमारे जो है आज एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है ना। हमने पहले लेक्चर्स पढ़े हुए हैं इसके, और कुछ एमसीक्यू सीरीज़ मैंने कल भी दिए थे। 30 क्वेश्चन हमने कल किए थे और उसके आगे आज करेंगे हम। तो इसी के साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जिसने भी बुक परचेज़ नहीं की है, ठीक है, सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन पे बुक भी है हम, तो जिसने परचेज़ नहीं किया है वो परचेज़ करें। तो वहाँ पे अगर संजय 29 लिखते हो, संजय 29, तो आपको वो मिलेगी बुक 119 में। ठीक है, 29 लगाना है और स्क्रीनशॉट सेंड करना है इस वाले नंबर पे, तो हम आपको उसकी जो PDF है वो शेयर कर देंगे। ठीक है, तो मैं संजय कुमार हूँ, जो आपको ये MCQs जो भी सोशियोलॉजी पे स्पेशलाइजेशन जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं ही कवर करवाता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको हमारा लेक्चर, हमारे MCQ सीरीज़ जो भी पूरी टीम काम कर रही है, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो, ठीक है, शेयर भी करो। तो उससे हमारा वो मोटिवेशन है, वही हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, आपके कमेंट, आपका लाइक करना। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने MCQs को। ठीक है, किस पे हैं हमारे MCQs? सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लेके। तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन कवर किया हुआ था। मॉडर्नाइजेशन के भी कुछ MCQs आएंगे, अब ग्लोबलाइजेशन के आएंगे। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, MCQs का पूरा ये सेशन ख़त्म कर देंगे। अब फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा नेक्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब यूनिट होगा। ठीक है, तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है पहला, हमने 30 MCQs हमने पहले सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, और अच्छे से समझाए हैं। जिसने वो नहीं देखे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि पहले आप उन वाले जो पहले MCQs हैं उनको देखो। ठीक है, लेक्चर से वो सीधा स्टार्टिंग है हमारी, सोशल चेंज को लेके है, फिर साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फिर मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करके आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला ही क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज़ अ कॉमन चैलेंज फेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कॉमन चैलेंज क्या फेस करते हैं जब मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्या है ऐसा चैलेंज, क्या रहता है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका कि हम प्रिजर्वेशन करते हैं किसको, कल्चर डाइवर्सिटी को, वैरायटीज़ को, जो हमारा तरीका है, वे ऑफ लाइफ हमारे डिफरेंट लोगों का है, उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हम उसको, ये कोई हमारे लिए चैलेंज नहीं है। ठीक है, कोई चैलेंज नहीं है। सेकंड है रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस किसका? रेजिस्टेंस टू चेंज की बात करना, मतलब उसमें क्या करना, उसको रोकना, विरोध करना उस चीज़ का। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात सही है। ये एक चैलेंज रहता है, किसका चैलेंज फेस करता है? कौन? जब हमारा मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस में हो, मॉडर्नाइजेशन हो रही हो, तो यही एक चैलेंज रहता है। ठीक है, कॉमन चैलेंज की बात की है जो हम फेस करते हैं कब, मॉडर्नाइजेशंस में। टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशंस ये कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, या आइसोलेशनिज्म भी चैलेंज नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? रेसिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, अब क्या है ये रेसिस्टेंस टू चेंज, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। और रेसिस्टेंस टू चेंज इज़ अ कॉमन चैलेंज, ये हमारा कॉमन चैलेंज है। कब? जब ये कहाँ पे हम फेस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन में। अब आप बोलोगे मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? जिसने मॉडर्नाइजेशन नहीं पढ़ा है उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, आपको मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, लेक्चर में देखो, लेक्चर्स में अच्छे से मैंने मॉडर्नाइजेशन कवर किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप पहले उस चीज़ को देखो, लेक्चर्स को देखो। ठीक है, तो सेकंड क्या है हमारा क्वेश्चन? 32 क्वेश्चन है। विच कंट्री इज ऑफन cited as a successful example to rapid modernization in 20th century। रैपिड मॉडर्नाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कहाँ पे हुई है? रैपिड, है ना। रैपिड मॉडर्नाइजेशन कौन 20वीं सेंचुरी में? ये कौन सी सेंचुरी है? ये 21वीं सेंचुरी है। ठीक है, 21 सेंचुरी है। हम 20वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी कंट्री है जो मतलब सक्सेसफुल एग्जाम्पल है कि वहाँ पे जल्दी मॉडर्नाइजेशन हो गई है? पहली एग्जाम्पल आपकी जापान है, इजिप्ट, ब्राज़ील, मैक्सिको, है ना। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सी वाली कंट्री जो है उसकी रैपिड मॉडर्नाइजेशन हुई है, तो वो कौन सी है? वो जापान है। आपको पता है कि जापान टेक्नोलॉजी में अभी सबसे आगे है। ठीक है, सबसे आगे इन द सेंस कि वहाँ पे मतलब जितना वो छोटा है ना, उतनी अच्छे वहाँ से वहाँ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो जापान इज़ ऑफन सिटेड एज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल है कि उसने बहुत जल्दी रैपिड मॉडर्नाइजेशन हुई है 20वीं सेंचुरी में। कहाँ? जापान में। ठीक है,
तो ये तो आपको पता भी होगा, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको ऐसे भी पता होंगे। बोलता है विच थ्योरी एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल फैक्टर इन मॉडर्नाइजेशन। कल्चरल फैक्टर इन मॉडर्नाइजेशन कौन सी थ्योरी जो है वो ज़्यादा एम्फेसिस करती है, ठीक है, तो किसकी इंपॉर्टेंस रहती है, वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ही है, ठीक है, जो किसकी कल्चर इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर फैक्टर इन मॉडर्नाइजेशन को लेके है, ठीक है। अब डिपेंडेंसी थ्योरी क्या होती है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या है, पोस्ट मॉडर्न थ्योरी क्या है, ये खुद में एक बहुत बड़ी थ्योरीज है, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है आप इतना ही समझो कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है वही किसकी इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर फैक्टर है, मॉडर्नाइजेशन का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन को लेके व्हाट डज द टर्म अर्बनाइजेशन रेफर, तो अर्बनाइजेशन टर्म क्या रेफर करती है, क्या चीज़ बताती है वो, प्रिजर्वेशन ऑफ रूरल एरियाज़ को रक्षा करना, प्रिजर्व करना, प्रिजर्वेशन करना, तो ये बिल्कुल नहीं बताता है अर्बनाइजेशन बताता है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़, बिल्कुल यही बात बताता है, ये मैंने आपको 10 बार रिपीट किया हुआ है MCQs में, लेक्चर्स में, ठीक है। यही बात होती है कि मैं क्या करता हूँ, लाइन टू लाइन आपको चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। किसी ने कमेंट किया कि सर आप लाइन टू लाइन क्यों बताते हो, ओवरऑल मीनिंग बताओ। अगर ओवरऑल मीनिंग ही बताना हो तो ओवरऑल मीनिंग कोई मुश्किल बात नहीं होती है, मैं डिक्शनरी खोल के आपको सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। लाइन टू लाइन से आपका जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है ना, वो लाइन टू लाइन ही पढ़ के होती है, ठीक है। खाली आप अगर आपको इतना ही पढ़ना है कि आपको सीधा उसका ही पढ़ना है कि नॉर्म्स क्या है, खाली ऊपर से नॉर्म्स क्या है उतना ही डिफाइन करना है, तो वो कोई भी कर लेगा, नॉर्म्स, वैल्यूज़, फॉकवेज, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं देखनी हमें, ठीक है। हमें इसीलिए लाइन टू लाइन बताते हैं, ताकि हो सकता है हर किसी ने सोशियोलॉजी पढ़ी भी नहीं है ना, किसी के लिए कोई ना कोई टर्म जो होती है वो नई होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए लाइन टू लाइन बोलने का मतलब ही यही होता है कि हर किसी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको खाली एक टर्म का पता होना ज़रूरी नहीं है, पूरे टर्म्स क्या रिलेट करता है, उसका फंक्शन क्या है, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, वो मैटर करता है, ठीक है। किसी का आया था कमेंट कि सर लाइन टू लाइन नहीं, हमें ओवरऑल मीनिंग बता दो, खाली एक मीनिंग बता दो तो आपका काम उससे हो जाएगा, आपका तो हो जाएगा लेकिन बाकियों का नहीं होगा उससे, ठीक है। तो मैंने ये अर्बनाइजेशन प्रोसेस बताया है आपको कि अर्बनाइजेशन क्या है। अर्बनाइजेशन होती है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़, या रूरल टू सिटीज़, जो लिखा था वही है प्रोसेस अर्बनाइजेशन का, ठीक है। यही इसका सही आंसर है। तो बाकी जो है प्रिजर्वेशन नहीं है, या आइसोलेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स का नहीं है, या ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ अर्बन स्पेस, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लो, यहाँ भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अर्बनाइजेशन रेफर करता है वो वाली मूवमेंट जो पीपल कहाँ से करते हैं, रूरल टू अर्बन एरियाज़, ठीक है, कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन में, ठीक है। फिर आएगा आपका 35 वाला क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन क्या बोलता है विच फैक्टर इज़ नॉट, देखो यार इस नॉट का खास ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत जगह पे कंफ्यूज कर देता है, बहुत जगह पे हमें आते हुए आंसर हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, इस नॉट की वजह से। बोलता है ऐसा कौन सा फैक्टर है जो नहीं है, किससे जुड़ा हुआ नहीं है, एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। आपको पता है टेक्नोलॉजी का इनोवेशंस बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ है ना, नई नई टेक्नोलॉजीज़ होना तो ये मॉडर्नाइजेशन है। इकोनॉमिक का डाइवर्सिफिकेशन होना बिल्कुल ये भी मॉडर्नाइजेशन है। कल्चर का स्टेग्नेशन होना, क्या बोलता है, कल्चर का स्टेबिलिटी होना, स्टेग्नेशन मैंने आपको पहले भी बताया, स्टेग्नेशन बात करता है स्टेबिलिटी की, ठीक है, स्टेबिलिटी होना। तो इसमें बताया ही क्वेश्चन क्या बताया है कि नॉट बताना है जो नहीं है, तो ये कल्चर स्टेग्नेशन की बात नहीं करता है, कल्चर चेंज की बात करता है मॉडर्नाइजेशन। याद रखना, आपने जिसने लेक्चर नहीं लिए हैं प्लीज़ मैं यही बोलूँगा कि लेक्चर ज़रूर पढ़ो, ठीक है। लेक्चर से आपका MCQ सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कल्चर स्टैग्नेशन की बात करता है ये, ठीक है। ये सॉरी मॉडर्नाइजेशन कल्चर स्टैग्नेशन की बात नहीं करता है, कल्चरल चेंज की बात करता है। कल्चरल में चेंज होता है मॉडर्नाइजेशन, नए नए आइडियाज़, नए नए तरीके से हम अपनी जो लाइफ है उसको सेट करते हैं, है ना, नए नए तरीके हम लेते हैं, तो उसको क्या बोलता है, वो कल्चरल चेंज होता है। अगर यहाँ पे कल्चरल चेंज होता तो ये भी नहीं होता, लेकिन कल्चर स्टैग्नेशन की बात की है, कल्चर स्टैग्नेशन नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये नॉट है, ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन। तो इसका सही आंसर जो है वो C है, ठीक है। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स तो होते ही हैं मॉडर्नाइजेशन में, ठीक है। अगर समझ आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट में, ज़रूर आपका कमेंट बहुत
मैटर करता है हमारे मोटिवेशंस के लिए, ठीक है। फिर और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ समझ आ रही है तो हमारे पढ़ाने का कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा है, ठीक है। कल्चर स्टैग्नेशन इज़ नॉट टाइपिकली एसोसिएटेड विद मॉडर्नाइजेशन। इंस्टेड अगर हम कल्चर चेंज जो बोलेंगे, कल्चर चेंज इज़ अ कॉमन एस्पेक्ट, ठीक है। चेंज की बात होती है इसमें, स्टैग्नेशन स्टेबिलिटी की बात नहीं होती मॉडर्नाइजेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप भी इसको पॉज करके आंसर दिया करो, ठीक है। अपने लिए आपने लॉयल रहना है, आप खुद से आंसर दोगे खुद ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। आपको किसी को दिखाना नहीं है बट खुद की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अब 36 वाला क्वेश्चन है, बोलता है विच रीजन एक्सपीरियंस्ड, कौन से रीजन ने एक्सपीरियंस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर। अब ये कौन से रीजन ने किया था, ठीक है। ये आपको ऐसे डायरेक्ट तो नहीं मिला, कहीं मैंने लेक्चर में नहीं बताया था ये, ठीक है। MCQs में बता रहा हूँ, जो चीज़ें हो सकता है लेक्चर्स में नहीं हो बोली हों वो मैं MCQs में भी कवर कराता हूँ और अच्छे से बताता भी हूँ, ठीक है। तो वो कौन सा रीजन था, वो साउथ एशिया रीजन था, ठीक है, याद रखना। तो साउथ एशिया रीजन है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि साउथ एशिया रीजन ने एक्सपीरियंस किया था ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए रीजन्स के अकॉर्डिंग, तो उस टाइम आंसर देना ईजी हो आपके लिए भी। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल, प्राइमरी गोल क्या है मॉडर्नाइजेशन इन द इकोनॉमिक कंटेक्स्ट को लेके, प्राइमरी गोल क्या है उसका इकोनॉमी को लेके, है ना। देखो आपने ये भी देखना है कि गोल, प्राइमरी गोल की बात कर रहा है मॉडर्नाइजेशन में, लेकिन इकोनॉमिक कंटेक्स्ट को लेके, जैसे कि शायद किसी का क्वेश्चन था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आपने हर किसी के क्या बताए हैं, नेगेटिव भी बताए हैं और पॉजिटिव भी बताए हैं, हर एक पॉइंट्स के बताए हैं। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव देखो यहाँ पे भी काम आते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपको कहीं पे ये बताया है कि अर्बनाइजेशन से ये होता था कि एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, लोग आते थे सिटीज़ में, तो उसका कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव इफेक्ट आपको पूछा जाए तो आप क्या बताओगे उसका, आप ये थोड़ी लिखोगे कि अर्बनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो फिर तो मतलब फिर तो ये गलत हुआ ना। अर्बनाइजेशन की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा कि जो रूरल की पॉपुलेशन थी वो कम हो गई, वहाँ के लोग माइग्रेट होकर यहाँ आने लगे, सिटीज़ में आने लगे। तो सिटीज़ में आएंगे, बेशक वो एम्प्लॉयमेंट तो उनको मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या चीज़ बढ़ रही है, और क्राउडिंग हो रही है, भीड़ बढ़ रही है ना। तो वो क्या है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ें मैं वहाँ पे कवर करा रहा था, ठीक है। जिसको अगर कोई और भी डाउट होगा वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। जिसको समझ भी आ रही है वो भी कमेंट कर सकता है, ठीक है, कि हमें समझ भी आ रही है। तो प्राइमरी गोल किसकी बात कर रहा है मॉडर्नाइजेशन को, किस कंटेस्ट को लेके, इकोनॉमिक कंटेस्ट को लेके, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम था हम उसको बचा के रख रहे थे, प्रिजर्व कर रहे थे, उसकी रक्षा करके रख रहे थे, किसमें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक कंटेक्स्ट मॉडर्नाइजेशन को लेके। तो मैंने आपको बोला था कि मॉडर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन में चेंज की बात है ना, नई नई टेक्नोलॉजीज, ग्रोथ, डेवलपमेंट की बात है, प्रोग्रेस की बात है, ठीक है। तो ये प्रिजर्व नहीं कर रहे थे हम कोई ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम को, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत है। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की बात नहीं होती है मॉडर्नाइजेशन में, ये आपको पता है, ये आप ऊपर से ही, ये आप दूर से ही एलिमिनेट कर सकते हो कि इनइक्वलिटी की बात नहीं होती है मॉडर्नाइजेशन में। फिर थर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल यही इकोनॉमिक कंटेस्ट को लेके आप इसी टर्म्स का, इसका यही सही आंसर है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात होती है। आइसोलेशन ट्रेड पॉलिसी नहीं होती है ना, सिंगल कोई भी ट्रेड पॉलिसी नहीं होती, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, सी है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट रहता हो वो फिर भी कमेंट कर सकता है, कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि आप यहीं पे समझ जाओ। द प्राइमरी गोल मॉडर्नाइजेशन इन इकोनॉमिक कंटेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, सिंपल सी बात है। वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा, मॉडर्नाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, है ना, इसकी ही बात करेगा, ठीक है। वैसे ही अब आपका 38 वाला क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट का टाइम का क्वेश्चन है। प्रेजेंट टाइम बोले तो मतलब इसका आंसर हमें पता होना भी चाहिए। बोलता है कौन सी टेक्नोलॉजीज है, विच टेक्नोलॉजी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग मॉडर्नाइजेशन, है ना। तो ये दूर जाने की प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं है, टेलीग्राफ भी नहीं है, स्टीम इंजन भी नहीं है, वो है इंटरनेट, है ना। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ये हम अपने हाथों से चलाते हैं, अपने हाथों से हमारा इंटरनेट, हमें पता है कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। और ये इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन रहा है मॉडर्नाइजेशन में, इसने बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले किया हुआ है, ठीक है। किसका, रेवोल्यूशन ड्यूरिंग मॉडर्नाइजेशन में द इंटरनेट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। अब 39 वाला क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द पोटेंशियल नेगेटिव, देखो अभी आ गई बात, अब नेगेटिव की बात आ गई, नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आप बोलते थे ना कि उसका आपने सर हर किसी के पॉजिटिव भी पढ़ाए हैं नेगेटिव भी पढ़ाए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस का पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। अगर नेगेटिव बताया तो डिसएडवांटेजेस बता रहे हो आप, अगर पॉजिटिव बताया है तो उसकी एडवांटेजेस बताओगे आप। अभी आप नेगेटिव की बात कर रहे हो तो क्या है उसका नेगेटिव, उसका नेगेटिव आपको पता है इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन्वायरमेंटल पे मॉडर्नाइजेशन का। नेचुरल रिसोर्स को रक्षा करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, प्रिजर्वेशन करना बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। प्रिजर्व करना नहीं होता, प्रिजर्वेशन नहीं करते हम। नेगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, नेगेटिव ये चीज़ नहीं है, ठीक है, हम उसको ये नहीं करते। लेकिन डिफॉरेस्टेशन होती है ना, फॉरेस्ट का कटाव होता है ना, जब मॉडर्नाइजेशन हो, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो, नई नई फैक्ट्री सेटअप्स हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें डिफॉरेस्टेशन होती है, ठीक है। 39 का कौन सा सही है, डिफॉरेस्टेशन वाला, ठीक है, तो ये सही है। बाकी आइसोलेशन ऑफ इकोसिस्टम नहीं रखते हम, इन्वायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट ये नहीं रहता, या ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस नहीं होती है, ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है डिफॉरेस्टेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बताना था आपने, ठीक है। रुको यहाँ पे भी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज़ अ पोटेंशियल नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफन एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। आपको पता है ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो किससे जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावे देने से ही, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्रीज़ का ज़्यादा जब हम यूज़ करते हैं तो फैक्ट्रीज़ में क्या यूज़ होता है हमारा, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटाव होता है, वहीं पे लगती है लकड़ी, है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है जो जुड़ा हुआ है और ऑफन एसोसिएटेड किससे जुड़ा हुआ है, विद मॉडर्नाइजेशन से। कौन सा ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो हम मॉडर्नाइजेशन में, आज के टाइम में मॉडर्नाइजेशन में हमारे काम आता है। फ्यूडलिज्म, आपको पता है फ्यूडलिज्म लैंडलॉर्ड्स के टाइम का पीरियड का टाइम है ना, टाइम की बात है फ्यूडलिज्म, तो लैंडलॉर्ड्स वगैरह की बात है, बिल्कुल ये मॉडर्न टाइम की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, जब लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, है ना, स्लेव्स हुआ करते थे, मास्टर्स हुआ करते थे, ये उन टाइम्स की बात है। लैंडलॉर्ड्स जिसमें जो लोग थे वो ज़मीन लगाने देते थे, ज़मींदारी सिस्टम था, है ना, लैंडलॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा वो था, क्या बोलते हैं उसको, रुतबा होता था, है, मतलब उन पे उनका ही सारा हक होता था। तो लैंडलॉर्ड्स नहीं है हमारे मॉडर्नाइजेशन के, इसमें फ्यूडलिज्म नहीं जुड़ा हुआ है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम प्रेजेंट टाइम का, मतलब मॉडर्नाइजेशन के टाइम का। मोनार्की सिस्टम भी नहीं है, मोनार्की सिस्टम आपको पता ही है, एक ग्रुप होता था जिसके पास पावर होती थी, है ना, एक ही, मतलब जिसके पास पावर होती थी, ठीक, किंग, जैसे कि किंग का रूल होता था, तो मोनार्की सिस्टम, बिल्कुल मोनार्की सिस्टम हमारे आज प्रेजेंट टाइम मॉडर्नाइजेशन में नहीं है, ठीक है। अब बात आती है डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी से पहले मैं आपको ओलिगार्की की बात करता हूँ, ठीक है। ओलिगार्की क्या होता है, ओलिगार्की बोल सकते हो, ओलिगार्की, ठीक है। तो ये क्या होता है, आर्की किसके लिए यूज़ होता है, जब भी ARCHY लग जाए किसी के साथ तो उसका मतलब है हु हैज़ अ पावर, ठीक है। अगर आर्की लगा है तो हु हैज़ अ पावर किसके पास है, रूल बाय फ्यू, कुछ लोगों के पास पावर है और कुछ ही लोगों के पास पावर है, उसको बोलते हैं हम ओलिगार्की, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, मॉडर्नाइजेशन में ऐसा नहीं है ना कि मतलब किसी के ही पास पावर है, ऐसा नहीं है, ओलिगार्की नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है मॉडर्नाइजेशन में, मोनार्की सिस्टम भी नहीं है और फ्यूडलिज्म भी नहीं है। तो आज के टाइम पे कौन सी टर्म जुड़ी हुई है पॉलिटिकल सिस्टम के साथ मॉडर्नाइजेशन की, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, रूल बाय ऑल, ठीक है, रूल बाय ऑल। ओलिगार्की क्या बोला मैंने, ओलिगार्की क्या होता है, रूल बाय फ्यू या रूल बाय इलीट्स बोल सकते हो, ठीक है, इलीट्स रूल करते हैं, उसको ओलिगार्की बोलते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ टर्म जुड़ी हुई है मॉडर्नाइजेशन में, वो है डेमोक्रेसी, ठीक है, वो है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी ये ऑफन एसोसिएटेड विद द मॉडर्नाइजेशन रिफ्लेक्टिंग पॉलिटिकल चेंजेस, है ना, अलाइन किससे, विद कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़, ठीक है। डेमोक्रेसी आपको पता है क्या होता है, मैंने सिंपल सा बताया कि रूल बाय ऑल, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन सोशल स्ट्रक्चर। कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज बतानी है हमने, ठीक है, किसका, कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज किसका, जो सोशल स्ट्रक्चर का बताना है हमने, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन को लेके क्या है आपका कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज, या क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेज में रिजल्ट है, या
परिणाम जिसको बोलते हो आप, है ना। तो क्या है आज मॉडर्नाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर को लेके? क्या आप प्रिजर्वेशन करते हो किसकी? ट्रेडिशनल हायरार्कीज़ को लेके? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम ट्रेडिशनल की बात ही नहीं करते मॉडर्नाइजेशन में, है ना। मॉडर्नाइजेशन मीन्स मॉडर्न की बात करते हैं हम, ट्रेडिशनल पुराने रस्म व रिवाज की बात ही नहीं करते। या स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात भी नहीं करते मॉडर्नाइजेशन में लेके। ऐसा नहीं है ना कि हम जो स्ट्रैटिफिकेशन है, जो डिवीजन्स हैं उसकी बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन कास्ट को लेके, है ना। वैसी बात नहीं होती। आइसोलेशन ऑफ सोशल क्लासेस जो हैं उनको आइसोलेशन की बात करना, अकेले सिंगल की बात करना, वैसा भी नहीं करते हम किसकी बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन का सोशल स्ट्रक्चर को लेके? वो है जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है। सबको एक समान रखना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी क्या होता है? जेंडर इक्वलिटी इज ए कॉमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सोसाइटी ऑफन स्ट्राइव फॉर मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। उनको क्या है, उनको क्या मिलना चाहिए? बराबर इक्वलिटी मिलनी चाहिए। सिंपल सी बात है, हर एक जेंडर को बराबर इक्वलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 क्वेश्चन है। बोलता है विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। याद रखना, ये आपको बहुत काम आने वाली चीज़ें, हो सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूर पूछा जाएगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी कौन सी किससे जुड़ी हुई है, ये ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। ये याद रख लेना। तो 42 का क्या है? बोलता है विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किससे जुड़ी हुई है, जो क्या डेडिकेट करती है? डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग, किस चीज़ को प्रमोट करती है? इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन को। तो कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है हमारी यूनाइटेड नेशन, ठीक है। याद रख लेना, यूनाइटेड नेशन जो है, द यूनाइटेड नेशन इज डेडिकेटेड किसके लिए? टू प्रमोट, किस चीज़ को प्रमोट करना? प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन है 43 वाला। बोलता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ इनोवेशंस इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। नई नई इनोवेशंस होना, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के आने का मतलब उसका क्या रोल रहता है हमारे मॉडर्नाइजेशन में? क्या हिंड्रेंस होता है उसकी वजह से नए इनोवेशंस होंगी? तो हिंड्रेंस क्या होता है? बाधा डालना, बैरियर्स, रुकावट, मतलब रुकावट, ठीक है। बैरियर समझते हो ना, रुकावट बिल्कुल नहीं होती। नई नई इनोवेशंस होगी, रुकावट क्यों होगी? या ट्रेडिशनलाइजर रुक जाएगा ना, ट्रेडिशनल जैसे रिवाज रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। कैटालिस्ट हो जाता है उस टाइम, ठीक है। कैटालिस्ट क्या होता है? एक्टिवेटर्स हो जाते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक जिसको बोलते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक जिसको बोलते हैं, ठीक, मतलब एक्टिवेटर्स हो जाते हैं, ठीक है। आइसोलेशनिस्ट भी नहीं होते हैं, नए नए इनोवेशन से कैटालिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनोवेशन सर्व्स एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन बाय ड्राइविंग टेक्नोलॉजिकल एंड सोसाइटल एडवांसमेंट होना, ठीक है। नई नई, मैंने बोला है एक्टिवेटर्स हो जाना है कि नई नई चीज़ों का होना, ठीक है। अब बोलता है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं हम ग्लोबलाइजेशन की। मॉडर्नाइजेशन भी देखा हमने, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, सोशल चेंज क्या होता है वो देखा, ठीक है। अब है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन की बात आती है, ग्लोबल की बात आती है, मतलब वो सब कंट्रीज़ की बात करता है। जो भी काम करेगा विद इन कंट्रीज़, मतलब पूरी कंट्रीज़ की, मल्टीपल कंट्रीज़ की बात करेगा, ठीक है। उनसे जुड़े हुए रहने की बात करेगा। अब लोकलाइज्ड नहीं करेगा, मैंने बताया आपको, लोकल की बात नहीं करेगा वो करेगा वर्ल्ड की बात, मल्टीपल कंट्रीज़ की बात करेगा, ठीक है। लोकल की बात नहीं करेगा, अकेले रहने की बात भी नहीं करेगा, आइसोलेशनिस्ट भी नहीं रहेगा। रीजनल, जो अपने रीजन्स के ट्रेड के एग्रीमेंट्स की बात भी नहीं करेगा, वो बात करेगा डिफरेंट कंट्रीज़ की, ठीक है। वो क्या करेगा? इंक्रीज इन इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग कंट्रीज़, ठीक है। इन चीज़ों की बात करेगा वो। तो ये जिसको नहीं पता चल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो वो लेक्चर ज़रूर देखें। ग्लोबलाइजेशन रेफ़र करता है टू इंक्रीज इन इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस, मतलब किससे इंटरकनेक्टेड, किससे जुड़े रहना, डिफरेंट कंट्रीज़ से क्या करना, जुड़े रहना, या उन पर इंटरडिपेंडेंस होना, है ना, अमंग कंट्रीज़, इन टर्म्स ऑफ चाहे वो इकोनॉमी को लेके हो, कल्चर को लेके हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेके हो, ठीक है। उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल की बात, पूरे ग्लोब की बात करना। ग्लोब में एक कंट्री नहीं आती है इंडिया खाली, उसमें ग्लोब में पूरी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। पूरी कंट्रीज़ की बात करना ग्लोबलाइजेशन, उनसे इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंस होना, ठीक है। चाहे वो इकोनॉमिक को लेके हो, पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके हो, कुछ भी चीज़ों को लेके हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें भी बात करता है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। कौन सा ऐसा
इनमें से वो है ड्राइवर है, समझो जो इकोनॉमिक किसका ड्राइवर है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का। तो आपको पता है प्रोटेक्शनिज्म भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। ये बार्टर ट्रेड नहीं होता आज, ठीक है, आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज़ नहीं होती, बार्टर आपको पता है बार्टर ट्रेड कौन सा होता था, ठीक है, चीज़ के बदले चीज़, ठीक है, वो बार्टर ट्रेड होता था। तो आज ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंप्रूव करना मीन्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, यही कई ड्राइवर्स हैं किसके, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशंस के। तो ये आपको समझ आ रही होगी तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, ठीक है, लाइक बहुत मैटर करता है, लाइक करते हो तो हमें पता चलता है, फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी क्वेश्चन ऐसे ही बनाएं, इससे भी अच्छे बनाएंगे, ठीक है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एंड रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स, प्रमोट करना किसको, फ्री ट्रेड को, और रिड्यूस करना किस चीज़ को, ट्रेड में जो रुकावट्स हैं उनको कम करना, ठीक है। कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही क्या है, प्रमोटिंग करती है फ्री ट्रेड एंड रिड्यूस करती है जो भी ट्रेड बैरियर्स रुकावटें आती हैं ट्रेड में उसको कम करती है, ठीक है, वही है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एंड रिड्यूसिंग बैरियर्स अमंग मेंबर्स कंट्रीज, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आउटसोर्सिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कंटेक्स्ट को लेके आउटसोर्सिंग क्या है, ठीक है। आउटसोर्सिंग क्या है, इसमें ब्रिंगिंग प्रोडक्ट बैक टू द होम कंट्री बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं है। लेकिन कंट्रैक्टिंग अ बिजनेस प्रोसेस इन द एक्सटर्नल, आउटसोर्सिंग एक्सटर्नल की बात करता है, ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर की बात करेगा, किससे कंट्रैक्ट करना, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स जो भी है उनके साथ क्या है, कंट्रैक्टिंग बिजनेस प्रोसेस, ठीक है, वही है, इसका यही आंसर सही है। बाकी लोकलाइजिंग नहीं है, ये आपको पहले भी बताया कि लोकल की बात ही नहीं होती, या इम्प्लीमेंट करना कोई प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसीज बिल्कुल वो भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, कंट्रैक्टिंग अ बिजनेस प्रोसेस टू एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, ठीक है, 47 है। तो 47 का क्या बताया मैंने, बी बताया मैंने कि ये सही है, कंट्रैक्टिंग अ बिजनेस प्रोसेस टू एन एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स अ कंट्रैक्टिंग अ बिजनेस प्रोसेस टू सर्व एज अ एक्सटर्नल प्रोवाइडर ऑफन इन अनदर कंट्री, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लोकल कल्चर। देखो अभी यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, आपको पता चल रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। अब इसने लोकल कल्चर को लेके बात की कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, एक लोकल कल्चर को लेके उसमें क्या होगा, प्रिजर्व होगा, ये कल्चर डाइवर्सिटी बिल्कुल नहीं होगी, प्रिजर्व नहीं होगी। उधर क्या हो जाएगा, लोकल कल्चर को लेके होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर हो जाएगा, ठीक है, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। बाकी स्ट्रेंथिंग नहीं मिलेगी कि अगर ग्लोबलाइजेशन का मतलब ग्लोबलाइजेशंस में जो दूसरे कल्चर्स हैं उसकी वजह से क्या हो जाएगा, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर्स हो जाएगी, मतलब एक जैसा हो जाएगा, जो डोमिनेंट होगा वही क्या है, वही अपनी वही ज़्यादा फैल जाएगा, वही कल्चर ज़्यादा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। क्या कल्चर होमोजेनाइजेशन रेफर टू द ब्लेंडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कल्चर, ठीक है, ब्लेंडिंग या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कल्चर होना, ठीक है, उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, यही होता है। बाकी रिड्यूस नहीं होगा इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। लोकल कल्चर पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इधर पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी बता देता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर्स एज वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस बिकम मोर डोमिनेंट, ठीक है। ये आपको पता ही है कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो मोर डोमिनेंट है ना हमारे लोकल कल्चर से, क्योंकि हमारा लोकल कल्चर वेस्टर्न कल्चर्स की वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है, लोकल कल्चर। ये आपको पता है जैसे कि बहुत से कल्चर्स थे, जैसे पैंट शर्ट लगाना ये हमारे इंडिया का कल्चर नहीं था, ठीक है, यहाँ का सिंपल था, सलवार कुर्ता या उसको क्या बोलते हैं, धोती, है ना, धोती वगैरह थी। लेकिन अब हम भी पैंट शर्ट वगैरह लगा रहे हैं, तो ये किसका कल्चर था, ये वेस्टर्न कल्चर था, जो अभी क्या है हमारे इंडिया पे क्या है, लोकल कल्चर्स पे क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मेन पर्पज़, अब मेन पर्पज़ किसका, मेन पर्पज़ पूछा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, उसका मेन पर्पज़ क्या है, तो उसका क्या मेन पर्पज़ है, प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। आपको पता है इसका ये काम ही नहीं है ना, इंटरनेशनल ट्रेड का काम नहीं है इसका,
तो इसीलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी, मैंने आपको 2-3 पहले भी आ गए कि कौन सी किसका काम क्या है, ठीक है। वैसे ही अब इसका क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का, इसका प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड का कोई काम नहीं है। ये क्या करता है, आईएमएफ मॉनेटरी की बात करता है, मनी की बात करता है, ये करता है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको, टू कंट्री फेसिंग बैलेंस पेमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके लिए ये काम करता है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस करता है, ठीक है। फंडिंग नहीं देता किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है ना, रेगुलेटिंग करता है ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट को, ठीक है। ये याद रखना, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कंट्रीज फेसिंग, जो किस चीज़ की फेस कर रही है, बैलेंस पेमेंट प्रॉब्लम फेस कर रही है, ठीक है। आईएमएफ प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्री फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम एंड हेल्प स्टेबलाइजिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 वाला क्वेश्चन है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कल्चर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। कौन से फॉर्म है किसकी, कल्चर ग्लोबलाइजेशन। तो आपको पता है कल्चर ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है तो मतलब ग्लोब की बात करेगा, सिंगल की बात नहीं कर रहा, कोई एक कंट्री की बात नहीं करेगा, ग्लोब की बात करेगा, तो वर्ल्ड की बात करेगा, लोकलाइज की बात नहीं करेगा, लोकल मीडिया कंटेक्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। सेपरेट कर रहा है फास्ट फूड चेन वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल बिल्कुल ये सही है कि पूरे वर्ल्ड की बात करता है, सेपरेट होना फास्ट फूड का, है ना। आपको पता है जो मोमोज़ का है, जो भी फास्ट फूड है वो आपको पता है वो कोई इंडिया का नहीं था, ठीक है, वो बाहर से ही होके हमारे इंडिया में आया, तो अभी वो डोमिनेंट है हमारे कल्चर्स को लेके, ठीक है। आज कोई अपना चावल दाल नहीं खाएगा, अगर वो होटल पे जाएगा तो वहाँ पे मोमोज ढूंढता है, चाउमीन ढूंढता है, तो वो कहाँ का कल्चर है, वो सेपरेट हुआ है कहाँ से, वो वर्ल्ड वाइड सेपरेट हुआ है अभी, ठीक है, बाहर दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। वो क्या है, कल्चर ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। वह स्ट्रिक्ट नहीं है माइग्रेशन पॉलिसीज़ या रीजनल डायलेक्ट्स भी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है, मैंने आपको बता दिया, बी सही आंसर है, क्योंकि एग्जाम्पल भी बता दी मैंने, जैसे मोमोज बता दिया है ना, तो इससे आपको हो सकता है ज़्यादा समझ आए। जो भी फास्ट फूड चेन्स हैं वो वर्ल्ड वाइड है, आपको पता है कल्चर ग्लोबलाइजेशन की, वेयर एस्पेक्ट्स ऑफ द वन कल्चर बिकम पॉपुलरली ग्लोबली, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल, कौन सी टर्म है जो मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर, जो कहाँ पे नेशनल बॉर्डर इन सच अ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, हम सही मतलब मूवमेंट होती है लोगों की अक्रॉस नेशनल बॉर्डर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, नेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल होता तो हो सकता है उसका कुछ और होता, वो भी मैं बताऊँगा उसका क्या होता। ये इसने बताया है इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल माइग्रेशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स की बात करो, वहाँ पे जाना किस लिए, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ, हम JNK से जाएंगे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जाते हैं तो वहाँ कौन सी माइग्रेशंस होती है वो, ठीक है, वो कौन सी माइग्रेशंस होती है, वो ईमी माइग्रेशंस होती है, ठीक है। लोकलाइजेशन नहीं होती क्योंकि वो हमारा लोकल एरिया नहीं रहता, आइसोलेशनिज्म नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हम कहीं पहाड़ों पे चले जाते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। इसमें दो ही आपको ऑप्शन दिखते हैं, एक ईमी माइग्रेशन, एक ईमी माइग्रेशन, ई से और आई से। ये मैंने आपको बताया, ये इसका सही आंसर है क्योंकि नेशनल बॉर्डर्स पे बोला है, और अगर इंटरनेशनल की बात की होती तो इमी माइग्रेशन होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इंडिया से चले जाएंगे नेपाल, ठीक है, नेपाल चले जाएंगे, वो क्या है, वो इमी माइग्रेशन है, ठीक है। अगर ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो इमी माइग्रेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है कि इमी माइग्रेशन रेफर टू अ मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स ऑफन इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे दी मैंने कि कैसे नेशनल बॉर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 क्वेश्चन है, बोलता है विच रीजन, ऐसा कौन सा रीजन है जो क्या करता है, सी ना सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थ्रू यूरोपियन यूनियन। चलो ये तो थोड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये यूरोप में ही हुई था, ठीक है, इसी रीजन्स में हुआ था। ये आपको समझना क्या है, इसमें डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको याद ही करके रहेगा, याद समझना नहीं है, इसको याद करना है आपने, ठीक है। तो द यूरोपियन यूनियन हैज़ फैसिलिटेटेड, ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए कि ऐसा विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू डिक्लेयर, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट किसका, एम्स टू डिक्लेयर अ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल स्केल, तो वो कौन सा एग्रीमेंट था, वो पेरिस एग्रीमेंट था, ठीक है। 53 का जो है वो बी है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, पेरिस एग्रीमेंट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट एड्रेस क्लाइमेट चेंज बाय एमिंग टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसका क्या एम था कि लिमिट किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज़ ऑफ शोरिंग। ठीक है, ऑफ शोरिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑफ शोरिंग का मतलब क्या है, किसके कंटेक्स्ट में, ग्लोबलाइजेशन को लेके। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये लोकल प्रोडक्शन फॉर लोकल कंजप्शन नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होता, ये होता है शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू अनदर कंट्रीज। ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ के शिफ्टिंग की बात करता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू अनदर कंट्रीज। ठीक है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्ट नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट है ना, भेजने से ज़्यादा हम चीज़ें खरीद रहे हैं, वो नहीं है, या नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू अनदर कंट्रीज। ठीक है, दूसरी कंट्री में शिफ्टिंग करना। ऑफ शोरिंग इन्वॉल्व द शिफ्टिंग प्रोडक्शंस आर बिजनेस प्रोसेस टू अनदर कंट्री टू टेक एडवांटेज ऑफ कॉस्ट सेविंग, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है विच इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑफन एसोसिएटेड। ऐसा कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जो किससे जुड़ा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री मार्केट प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सिस्टम किससे जुड़ा है, ये मार्केट किससे जुड़ी हुई है, फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये आपको मेरे को पता है कि ये आपने आंसर भी सही लगाया होगा, वो कैपिटलिज्म से है। ठीक है, मार्केट सिस्टम कैपिटलिज्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैपिटलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू इट्स एम्फेसिस ऑफ फ्री मार्केट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 56 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कल्चर डिफ्यूजन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कल्चर डिफ्यूजन क्या है, किसके कंटेक्स्ट में, ग्लोबलाइजेशन को लेके। लेकिन कल्चर डिफ्यूजन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि कल्चर डिफ्यूजन क्या होता है। किसी कल्चर का डिफ्यूज़ होना, किसी कल्चर का सेपरेट हो जाना। ठीक है, एक कंट्री से या एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटीज़ पे। जैसे कि अभी हम बात करें, जैसे अभी यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, है ना, वेस्टर्न जो कल्चर है वो वहाँ से सेपरेट हो गया, हमारे इंडिया में आ गया है। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेपरेट हो गया है और अभी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, मोमोज़ खा रहे हैं। ठीक है, और मतलब ड्रेस सेंस की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल कैसा वेस्टर्न कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं ना, हमारा वे ऑफ लाइफ बिल्कुल कल्चर कौन सा हो गया है, वेस्टर्न हो गया है ना। तो उस सेपरेट ऑफ कल्चर को हम क्या बोलते हैं, क्या सेपरेट ऑफ कल्चर ट्रेड्स आइडियाज़ या कोई प्रैक्टिस जो हम करते हैं जो सेपरेट होती है एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेपरेट होना कल्चर का, उसको बोलते हैं कल्चर डिफ्यूजन। ठीक है, उसको कल्चर डिफ्यूजन बोलते हैं। तो मैंने बोला है सेपरेट होना, सबसे कॉमन इसका एक की वर्ड आप सेपरेट से याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर यही है वैसे। तो बाकी जो है प्रिजर्वेशन नहीं होती उसमें सेपरेट होता है। तो इसका ये सही आंसर है, कल्चर आइसोलेशन नहीं होती या स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ नहीं होती। ठीक है, उसका क्या होता है, सेपरेट ऑफ कल्चर ट्रेड्स होता है अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है, ये कल्चर डिफ्यूजन रेफर टू द सेपरेट ऑफ कल्चर ट्रेड्स आइडियाज़ प्रैक्टिस फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अ लोन। कौन सी ऐसी इनमें से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी आपको मैंने बताया है कौन सी क्या करती है, प्रोवाइड्स लोन्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पुअर कंट्रीज। इनमें से कौन सी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो लोन देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, किसको, फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो भी गरीब देश है उनके लिए। तो आपको पता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक ही है जो क्या करता है, जो लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, यही है, और द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लोन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पुअर कंट्रीज। ठीक है, याद रखना, लोन कौन करता है, वो वर्ल्ड बैंक देता है। ठीक, फिर बोलता है 58 क्वेश्चन है, बोलता है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द रिमूवल और रिडक्शन, किस चीज़ को रिमूवल करना या उसको रिडक्शन करना, किसको, ऑफ ट्रेड बैरियर्स बिटवीन कंट्रीज़। तो आपको पता है वो कौन सी चीज़ है, वो है लिबरलाइजेशंस। ठीक है, लिबरलाइजेशंस क्या करता है, रिमूव करता है, किसको, रिमूवल और रिडक्शन करता है जो भी ट्रेड में बैरियर्स आते हैं किसे, देशों के, बिटवीन कंट्रीज़ में। ठीक है, लिबरलाइजेशन रेफर टू द रिमूवल एंड रिडक्शंस ऑफ बैरियर्स बिटवीन कंट्रीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडस्ट्रीज हैज़ बीन पार्टिकुलरली अफेक्टेड ऑफ आउटसोर्सिंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो पार्टिकुलरली अफेक्टेड हो, प्रभाव पड़ा आउटसोर्सिंग, जिसका प्रभाव पड़ा है आउटसोर्सिंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ है जिसका क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, 59 का क्या बोला मैंने आपको, 59 का है सी,
ठीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर वगैरह नहीं है, इसका किसका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT हैज़ बीन सिग्निफिकेंट अफेक्टेड आउटसोर्सिंग टू कंट्रीज विद लोअर लेबर कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कल्चरल होमोजेनाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कल्चर होमोजेनाइजेशन मैंने बताया आपको, ठीक है। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन क्या होता है, ये मैंने ऊपर भी आपको बताया कि वो क्या होता है, वो होता है ब्लेंडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कल्चर। ठीक है, जिसका क्या ब्लेंडर और स्टैंडर्डाइजेशन हो जाना कल्चर का। ठीक है, वो होता है कल्चर होमोजेनाइजेशन। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन नहीं होता, कल्चर आइसोलेशन नहीं होता, प्रोटेक्शन कल्चर पॉलिसीज नहीं होता। ठीक है, तो आपके ये कल्चर होमोजेनाइजेशन क्या रेफर करता है, रेफर टू द ब्लेंडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कल्चर ऑफन एसोसिएटेड विद सेपरेट ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ G20 इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को लेके G20 का रोल क्या था, क्या है, सॉरी था नहीं है, व्हाट है, व्हाट इज़ द रोल क्या है। तो बोलता है प्रमोटिंग रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को क्या करना, प्रमोट करना, ये भी नहीं है। ठीक है, क्या है, एड्रेसिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, है ना, कोऑर्डिनेशन की बात करना, बिल्कुल यही है, इसका सही आंसर यही है। ठीक है, एड्रेस करना जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक के इश्यूज़ हैं उसको, और जो भी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन है उसकी बात नहीं करना। ठीक है, उसके बारे में बात होती, G20 में हुई थी, उसका यही रोल था। तो रेगुलेटिंग नहीं है, रेगुलेटिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स नहीं है, या मैनेजिंग कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। द G20 इज़ अ ग्रुप ऑफ मेजर इकोनॉमीज दैट एम टू एड्रेस ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रमोट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्री इज ऑफन सीटेड एज अ मेजर बेनिफिशरी ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने जल्दी से ही क्या किया है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उसकी और डेवलपमेंट हुई है, तो वो कौन सी कंट्री है, वो है चाइना। ये आपको पता है, इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि चाइना इज़ ऑफन सीटेड एज अ मेजर बेनिफिशरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 व्हाट इज़ द टर्म, ऐसी कौन सी टर्म है, टर्म फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज बाय फॉरेन वर्कर्स टू देयर होम कंट्रीज़। जो फॉरेन वर्कर्स जो यहाँ से बाहर जाते हैं ना काम करने, वो कौन सी टर्म है कि वो यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, जब वो वहाँ से पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं ना, मनी है ना, फॉरेन से घर के लिए, तो वो क्या है, कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, तो वो करते हैं रेमिटेंसेस। ठीक है, याद होना चाहिए आपको, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है ना। रेमिटेंसेस रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज फॉर फॉरेन वर्कर्स टू देयर होम कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कॉमन है, आ सकता है या नहीं आ सकता, ये गारंटी नहीं है, बट क्वेश्चन समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, बोलता है विच ग्लोबल हेल्थ इश्यूज हाईलाइटेड टू इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेशंस इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में ऐसा कौन सा ग्लोबल हेल्थ इशू हुआ था जो जुड़ा हुआ है दूसरे नेशन से, तो आपको पता है वो कोविड-19 ही हुआ था। ठीक है, कोविड-19 की वजह से क्या था, हेल्थ इश्यूज़ था। ठीक है, तो कोविड-19 ही था, आपको पता है कोरोना वायरस है ना, जिसकी जो जुड़ा था हर एक नेशन से। ठीक है, हेल्थ इशू था हर किसी नेशंस को। ठीक है, द कोविड-19 पेंडेमिक highlighted the interconnectedness of nations and importance of global cooperation addressing health crisis। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ये इजी भी होते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रैक्टिस, कौन सी टर्म है, कौन सी ऐसी टर्म है जो किसके लिए प्रैक्टिस की जाती, प्रैक्टिस ऑफ इन्वेस्टिंग इन ओवरसीज मार्केट टू अचीव डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, डाइवर्सिंग एंड अचीव किसके लिए, डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो कौन सी टर्म्स थी वो कौन सी टर्म है, FDI है, ये हमने पढ़ाई भी है लेक्चर्स में, मैंने लेक्चर्स में भी बताया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वाला लेक्चर देखोगे तो वहाँ पे आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इन्वेस्टिंग ओवरसीज मार्केट टू अचीव डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू, ऐसी कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है, प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस एंड कॉरपोरेशंस अमंग नेशंस। ठीक है, पूरे मतलब इसमें क्या बोलते हैं, पीस की बात करना, प्रमोट करना किसको, इंटरनेशनल पीस और कॉरपोरेशन अमंग नेशंस। ठीक है, अभी भी हमने शायद से ऊपर नहीं पढ़ा होगा ये,
कि पढ़ा भी है, तो ऊपर नहीं पढ़ा होगा, एमसीक्यूज़ में नहीं आया शायद से, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए वो कौन सी है, वो यूनाइटेड नेशंस है। ठीक है, आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स किसके रिलेटेड है मैंने बता दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस किसके रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता दी, तो वो कौन सा है, वो है आपका यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यही एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती है, जिसका एम क्या है, प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस को और कॉरपोरेशंस अमंग नेशंस। ठीक है, कॉरपोरेशंस अमंग नेशंस है, कॉरपोरेशन नहीं है, कोऑपरेशन है। ठीक है, कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच अ कंट्री ग्रेजुअली ओपन्स अप इट्स इकोनॉमी टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपको पता है 67 में ये मतलब ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या है, कंट्री जो है ग्रेजुअली ओपन्स हो, किसके लिए ग्रेजुअली ओपन्स है अप इट्स इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, आपको पता है वो है लिबरलाइजेशन। ठीक है, ये कॉमन सी टर्म्स हैं, ये आपको पता भी है। ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ कंट्री ग्रेजुअली ओपन्स अप इट्स इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है आपका 68 क्वेश्चन है, तो ये आपका लास्ट भी है और ठीक है, लास्ट भी है और ख़त्म है, इसके साथ आपका एमसीक्यूज़ का ये वाला सेशन ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी लेक्चर पे होगी। ठीक है, बोलता है विच टर्म रेफर टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, याद रखना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, किसके बेनिफिट्स के लिए, ग्लोबलाइजेशन को लेके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर सम ग्रुप्स आर, ग्रुप्स की बात करो या कुछ ग्रुप्स में या कुछ कंट्रीज़ के जो बेनिफिट्स होते हैं वो दूसरे से ज़्यादा होते हैं, मोर देन अदर्स, तो वो आपको पता है वो किसके बेसिस पे होगा, कल्चर डिफ्यूजन के नहीं होगा। कल्चर डिफ्यूजन क्या होता है, मैंने बोला है कल्चर डिफ्यूजन का मतलब होता है रेफर्स होना किस चीज़ का, कल्चर का सेपरेट होना। ठीक है, या किसी आइडियाज़ का या प्रैक्टिस का सेपरेट होना एक सोसाइटीज़ में, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं आती है इसमें। ग्लोबल होमोजेनाइजेशन क्या होता है ये आपको पता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन डिवाइड, बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन का डिवाइड की वजह से क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक है, और डिजिटल डिवाइड क्या होता है, ये सही है, ग्लोबलाइजेशन डिवाइड इसका सही आंसर है। और डिजिटल डिवाइड क्या है, डिजिटल डिवाइड मतलब जो टेक्नोलॉजी है ना उसमें गैप होना। ठीक है, गैप इन द एक्सेस टू यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसमें गैप होना कि जिस किसी को वो मिल रहा है या किसी को वो नहीं मिल रहा है ना, उस चीज़ में क्या होना, गैप इन एक्सेस, किस चीज़ का एक्सेस, टू द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिजिटल डिवाइड, लेकिन यहाँ पे डिजिटल डिवाइड नहीं आएगा, यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन को लेके, तो यहाँ आएगा ग्लोबलाइजेशन डिवाइड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ क्या है ग्लोबलाइजेशन डिवाइड की, द टर्म ग्लोबलाइजेशन डिवाइड रेफर टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपके एमसीक्यूज़ यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी अब आपकी लेक्चर्स पे। ये सारे एमसीक्यूज़ मैंने आपको डिस्कस भी किए, अगर आपको समझ आए हों तो अच्छी बात है, तो समझ आए हों कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये पार्ट 2 लेक्चर है आपका। ठीक है, किसका, एमसीक्यूज़ का। ठीक है, थैंक यू।